पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड चुनावों का नतीजा आ चुका है। ऐसे में त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही, लेकिन मेघालय में त्रिशंकु सरकार बनती नजर आ रही है। त्रिपुरा में बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो गई है, यानी कि 60 सीटों में से 31 सीट वाले को बहुमत मिलता है। बीजेपी ने बहुमत के जादुई आंकड़े को छू लिया है। राज्य में बीजेपी के बाद 2 मुख्य पार्टियां रहीं, टिपरा मोथा पार्टी यानी टीएमपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई-एम रही। नागालैंड विधानसभा की 59 सीटों पर हुए चुनावों का नतीजा आ चुका है। राज्य एक बार फिर सत्ताधारी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी और बीजेपी के गठजोड़ ने अपनी सत्ता बचा ली है। नागालैंड की 59 सीटों में से 30 सीट जीतने वाले को बहुमत मिलेगा, जिसे एनडीपीपी और बीजेपी के गठबंधन ने बहुमत के जादुई आंकड़े को छू लिया है। तो वहीं इस बार कांग्रेस और नेशनल पीपल्स फ्रंट अलग अलग मैदान में खड़ी नजर आई। इन दोनों ही पार्टियों से ज्यादा करिश्मा को निर्दलीय उम्मीदवार का देखने को मिला। वहीं आखिरी राज्य मेघालय की बात करें तो बीजेपी ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाई, लेकिन उसकी सहयोगी दल एनपीपी ने चुनावी नतीजों में साबित कर दिया है वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना डंका बजाया, लेकिन कांग्रेस अन्य राज्यों के मुकाबले मेघालय में कुछ सीटें जीतने में कामयाब रही। उमेश पाल हत्याकांड में योगी सरकार का मिट्टी में मिला दूंगा अभियान जारी है। 1 मार्च को प्रयागराज में पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या में फरार आरोपियों के घर पर बुलडोजर ने कार्रवाई की। जफर अहमद अतीक अहमद के सबसे अहम करीबियों में माने जाते हैं। बुलडोजर एक्शन के दौरान इस घर से कई अवैध असले बरामद किए गए, लेकिन इन सब के बीच अतीक अहमद के वकील ने दावा किया है कि बुलडोजर गलत घर पर चलाया गया। जिस घर पर बुलडोजर चलाया गया वो एक पत्रकार का घर था। उमेश पाल हत्याकांड शूटआउट के दौरान घायल गनर रघुवेंद्र सिंह की एसपीसीजीआई में मौत की सूचना है। बुरी तरीके से घायल रघुवेंद्र को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर प्रयागराज से एसपीसीजीआई शिफ्ट किया गया था। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उमेश पाल हत्याकांड शूटआउट के दौरान मारे गए गनर रघुवेंद्र सिंह की मां ने योगी सरकार से गुहार लगाई। तो वहीं बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की प्रयागराज में हत्या को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस मामले पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सपा पर जमकर हमला बोला। 1 मार्च को सुबह प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम अतीक अहमद की पत्नी और माफिया के करीबी जफर अहमद के प्रयागराज स्थित घर पर पहुंची और कार्रवाई की। बुलडोजर एक्शन के दौरान इस घर से विदेशी हथियार भी बरामद किए गए। आरोप ये है कि ये अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाया गया घर है और ये घर अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के नाम पर बना है। हिंडनबर्ग केस में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया है। कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की अध्यक्षता रिटायर जस्टिस एएम सप्रे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एसईबीआई इस मामले में जांच जारी रखेगी और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर रहे हैं। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अभय मनोहर सप्रे करेंगे और समिति में ओपी भट्ट, जस्टिस देवधर, केवी कामत और नंदन नीलेकड़ी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का गौतम अडानी ने ट्वीट कर स्वागत किया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर अडानी ग्रुप को सरकारी संरक्षण देने का आरोप लगाता रहा है। सड़क से लेकर संसद तक इस मामले को उठाया जा चुका है। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने हाल ही में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है। हालांकि अडानी ग्रुप आरोपों को निराधार और भ्रामक बताता रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कई जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिस पर जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया गया है। दिल्ली की सियासत में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से बड़ा राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से कर दी। केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि पीएम इस समय इंदिरा गांधी की तरह अति कर रहे हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब जीत बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपकी आंधी है जो रुकने नहीं वाली। केजरीवाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि उनकी तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया गया और सत्येंद्र जैन ने दुनिया को हेल्थ का नया मॉडल दिया। कांग्रेस और बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों पर जवाब देते हुए निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि शराब नीति तो बहाना है, सब फर्जी है। पीएम चाहते हैं कि अच्छे काम को रोका जाए, जो काम हम कर रहे हैं वे नहीं कर सकते। इनकी जहां पर सरकार है ये एक स्कूल ठीक नहीं कर पाए, एक अस्पताल ठीक नहीं कर पाए, इसी वजह से केजरीवाल को रोकने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया विभिन्न मुद्दों पर व्यापक स्तर पर बटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय संकट, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और युद्ध स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वैश्विक शासन अपने दोनों जनादेशों में विफल रहा है। G20 देशों की मीटिंग की भारत इस बार मेजबानी कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि गांधी और बुद्ध की धरती पर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों से शपथ लेंगे। हमारी सभ्यता किसी को बांटने में नहीं बल्कि एकजुट रखने में यकीन रखती है। बता दें कि G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें शामिल होने के लिए सऊदी अरब, चीन, इंडोनेशिया, स्पेन और क्रोएशिया के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने 1 फरवरी को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ दिल्ली में एक बैठक की। इस दौरान क्लेवरली ने हाल ही में बीबीसी के दफ्तरों पर हुए इनकम टैक्स के सर्वे का मुद्दा उठाया और कहा कि बीबीसी एक स्वतंत्र संगठन है और सरकार भी अलग है। मैंने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है लेकिन यूके और भारत की प्रतिक्रियाएं देखी हैं। क्लेवरली के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ कहा कि हमने कानून के मुताबिक काम किया है। भारत में काम करने वाली सभी संस्थानों को यहाँ के कानूनों को पूरी तरह से मानना चाहिए। क्लेवरली G20 विदेश मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं। जयशंकर और क्लेवरली ने कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें कई क्षेत्रों में दो तरफा जुड़ाव का विस्तार करने के तरीके भी शामिल हैं। बता दें, पिछले महीने इनकम टैक्स के अधिकारियों ने दिल्ली और मुंबई में बीबीसी ऑफिस में सर्वे किया था। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के बाद आयकर विभाग ने ये कार्रवाई की थी, जिसको लेकर कई नेताओं ने केंद्र सरकार की आलोचना तक की थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंग रेप केस में SC/ST कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और कोर्ट ने 4 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि 1 आरोपी को दोषी करार दिया है। दरअसल हाथरस में 14 सितंबर 2020 को दलित लड़की का गैंग रेप करने और उसकी हत्या करने के आरोप कुछ लड़कों पर लगे थे और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई थी। SC/ST कोर्ट ने 3 आरोपियों लवकुश, रामू और रवि को बरी कर दिया है और संदीप को कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है और 4 आरोपियों में से किसी पर भी गैंगरेप का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। हालांकि पीड़ित पक्ष फैसले से असंतुष्ट नजर आया और इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करने को कहा। दरअसल पीड़ित पक्ष के मुताबिक 14 सितंबर 2020 को हाथरस के थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव में सुबह करीब 9 बजे चारा काटने गई एक 19 साल की लड़की के साथ खेत में गैंगरेप का मामला सामने आया था और जब लड़की बेहोशी की हालत में खेत में पड़ी हुई मिली तो उसे गंभीर अवस्था में चिकित्सालय लाया गया था और वहां से उसे JN मेडिकल अलीगढ़ रेफर कर दिया गया था। पीड़ित लड़की ने अपने बयान में गांव के 4 युवक संदीप, रामू, लवकुश और रवि पर गैंगरेप का आरोप लगाया था और इस आधार पर पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में यूपी पुलिस पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे और आरोप था कि पुलिस ने परिवार को बिना बताए ही लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया है। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि पीड़िता के साथ गैंग रेप नहीं हुआ था।